हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ है डॉक्टर जतिन शाह। डॉक्टर जतिन इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ऑफ आवर कंट्री एज वेल एज ऑफ आवर सिटी ऑफ मुंबई। डॉक्टर जतिन एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने न्यू कमर्स का फर्टिलिटी के प्रैक्टिस में एथिकल फर्टिलिटी प्रैक्टिस, करेक्ट फर्टिलिटी प्रैक्टिस, इन सभी चीज़ों को लेके बहुत मदद किया है। डॉक्टर जतिन, मैं पूरी जिंदगी आपका आभारी रहूंगा, आपने जितना भी हमारे लिए किया है उस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है उसमें मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आईवीएफ एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें फेलियर बहुत कॉमन है। मान के चलिए 100 लोग आईवीएफ की ट्रीटमेंट करते हैं तो 40 से 50 प्रेग्नेंट होंगे, पर साथ में 40 से 50 लोग प्रेग्नेंट नहीं भी होंगे, राइट? एंड एज अ सीनियर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट काफी सारे फेल्ड कपल्स जिनका आईवीएफ कोई भी क्लिनिक में फेल हुआ है वो आपको अप्रोच करते हैं, सर हमारा फेल क्यों हो गया, हमारा फेल होने की कारण क्या थी, ये सब चीजों को एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपके हिसाब से जब हम बताते हैं पेशेंट्स को कि एम्ब्रियो अच्छे बने हैं, स्पर्म्स अच्छे हैं, यूट्रस अच्छा दिख रहा था, हमें लेडी की एज भी कुछ इतनी ज्यादा नहीं थी, तो ये सारी सिचुएशंस में सब कुछ अच्छा होने के बाद, सब दवाई बराबर लेने के बाद आईवीएफ क्यों फेल होता है? So first is कि मैथमेटिकल जो प्रोबेबिलिटी है, टेक्निक ऐसी है इसलिए बिकॉज वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि अब ये सब जो 10 एम्ब्रियो है तो इसमें से कौन सा डेस्टिनी है कि वो इम्प्लांट कर जाएगा। बिल्कुल, बिकॉज सब कुछ अच्छा लगेगा, एग्स अच्छे लगेंगे, स्पर्म अच्छे लगेंगे, जैसे आपने कहा जी। सो देयर आर टू कैटेगरीज। एक है कि जहाँ पे पहले से एक्सप्लेनेशन मौजूद था, जैसे कि चलो मदर 40 ईयर ओल्ड है, राइट, या उसकी एग रिजर्व बहुत कम थी, बिल्कुल, या स्पर्म बहुत खराब थे, राइट, या उसको टीबी हुआ था पहले तो यूट्रस की लाइनिंग थोड़ी डैमेज हुई है, करेक्ट। सो सब बॉर्डर लाइन चीजें हैं तो दे आर लिटिल प्रिपेयर्ड, राइट। और उन्हें ये भी कहा जाता है कि बाबा अगर फेल हुआ तो इन सब चीजों से फेल हो सकता है। बिल्कुल। सेकंड इज द अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कैटेगरी जो आपने डिस्क्राइब की, जहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है जी, एग्स भी अच्छे दिख रहे हैं, स्पर्म अच्छे दिख रहे हैं, बट इट फेल्स जी। तो यहाँ पे ये होता है कि इंटरनल जो वायबिलिटी है एम्ब्रियो की, जो हम्म। इम्प्लांटेशन पोटेंशियल है, इसकी कोई टेस्ट आज तक हो नहीं पाई है। ओके, सो दैट इज व्हाई इसलिए सब लोग 2 एम्ब्रियो 3 एम्ब्रियो क्यों ट्रांसफर करते हैं, राइट। अगर हमें पता होता कि यही एम्ब्रियो 10 में से है जो बैठने वाला है तो वही ट्रांसफर करते हैं। बिल्कुल, दैट इज व्हाई दैट इज द मैथमेटिक्स के अगर 8 या 9 एम्ब्रियो है तो उसमें से 1 या 2 ही डेस्टिन्ड है। एब्सोल्युटली। अब वो कौन सी ट्रांसफर अटेम्प्ट में वो 1 या 2 मिलेंगे वो पता नहीं है। करेक्ट। जैसे एज वाइज भी इट इज नोन कि अगर अंडर 35 है, कोई यंग पेशेंट है 30 ईयर ओल्ड, तो भी उसके 8 में से सिर्फ 1 एग इज डेस्टिन्ड टू इम्प्लांट। एब्सोल्युटली। और 35 के बाद वो रेशियो चेंज हो जाता है, बिल्कुल। और एट 40 इट इज 1 in 36 eggs। करेक्ट, करेक्ट। 43 पे इट इज 1 in 64 eggs। एब्सोल्युटली। यानी इतना एन्यूप्लॉइडीज जो कहते हैं जेनेटिक एनोमलीज होती है एज के साथ जो दिख नहीं पाती। सो ऐसे केसेस में देयर इज अ न्यू ट्रीटमेंट जहाँ पे पीजीटी कहते हैं, प्री प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, राइट, जिसमें हम एन्यूप्लॉइडी को टेस्ट कर सकते हैं। राइट। जो भी एम्ब्रियोज तैयार हुए उनको 5 days तक ग्रो करना है, और जो भी अच्छे अच्छे ब्लास्टोसिस बने उनकी ये एनालिसिस होनी चाहिए, राइट, कि जेनेटिकली नॉर्मल है भी या सब एबनॉर्मल है। करेक्ट। तो अगर सब एबनॉर्मल है तो ट्रांसफर होगा ही नहीं। बिल्कुल। पेशेंट डजंट हैव टू गो थ्रू डिजेक्शन जो होता है कि फेल हो गया, आपने सब अच्छा कहा, सो एटलीस्ट वी हैव एन एक्सप्लेनेशन कि आपके सब एम्ब्रियोज एबनॉर्मल बन रहे हैं, राइट। और अगर नॉर्मल है और ट्रांसफर होता है तो शी विल हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ प्रेगनेंसी। करेक्ट। लकीली पहले ये टेस्ट इन्वेसिव थी, यानी Right. आपको एम्ब्रियो में नीडल डाल के बायोप्सी करनी पड़ती, ट्रोफेक्टोडर्म बायोप्सी। प्रोफेक्टोडर्म, और उसकी वजह से उसका इम्प्लांटेशन पोटेंशियल कम हो जाता है, Right. बिकॉज ऑफ ऑल दिस इन्वेसिव थिंग्स। Correct. अब लेटेस्ट जो है वो नॉन इन्वेसिव टेस्टिंग है, व्हिच माइट बी अ बिग बोन स्पेशली ऐसे पेशेंट्स के लिए, Right. जहाँ पे कोई रीजन नहीं मिल पा रहा। राइट। सेकंड इज यूट्रस की जो रिसेप्टिविटी है उसके लिए काफी सारे टेस्ट आए गए, लेकिन अभी तक कोई फुल प्रूफ टेस्ट नहीं है। ठीक है, आप हिस्टोस्कोपी करेंगे, आप एग्जामिन करेंगे लाइनिंग को, अगर कोई रीजन मिल गया कि अंदर कोई एडिशन है, सेप्टम है, पॉलिप है, तो वो सब तो आप पहले ही ट्रीट कर चुके होते हैं। बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अनएक्सप्लेन्ड कि शायद पे वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम पड़ रहा है, Right. तो हम लोग ब्लड थिनर्स देते हैं, उसको एस्पिरिन देते हैं, हेपेरिन देते हैं, ये सब देके वी ट्राई टू इंप्रूव द यूट्रस ब्लड फ्लो। करेक्ट। तो ये सब चीजें हैं, और स्पर्म के लिए डीएनए फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल करना है, जो बहुत बड़े वे में इट इज कमिंग टू बी नोन दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस। इनफैक्ट वी डू इट फॉर ऑल पेशेंट्स ऑफ आईवीएफ। दैट शुड बी द प्रैक्टिस कि जो भी आईवीएफ के लिए इतना खर्चा कर रहा है तो एक एडिशनल टेस्ट में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। और अगर डीएफआई बहुत ज्यादा है तो पहले उसको शायद एंटीऑक्सीडेंट्स का कोर्स 2 महीना 3 महीना लेना चाहिए, और उसके बाद आईवीएफ करना चाहिए। बिल्कुल। और इसका फर्स्ट अब लार्जेस्ट इंटरनेशनल स्टडी जो है वो अब पब्लिश हुआ इसी साल में। सो नाउ वी हैव प्रूफ दैट दीस एंटीऑक्सीडेंट्स, ये कोएंजाइम्स एंड ऑल दीस थिंग्स वर्क Right. for these people. So there has to be lot of optimizing. Right. डायरेक्ट आईवीएफ में जंप नहीं करना है। पहले फीमेल का अगर एग रिजर्व कम है तो उसको ऑप्टिमाइज करो, उसको भी सप्लीमेंट्स दो 1-2 महीना, Right. डू थिंग्स लाइक रिफ्लेक्सोलॉजी, थिंग्स व्हिच मे हेल्प द एग क्वालिटी, यूट्रस रिसेप्टिविटी एंड ऑल।
मेल को भी ट्रीट करो अच्छे से और सब कुछ ऑप्टिमाइज करने के बाद यू अप्लाई ऑल दीज टेक्निक्स। राइट। एंड ऑल्सो यू नो कि अब समझो किसी में पता है कि फ्रेश ट्रांसफर में प्रेगनेंसीज कम हो जाती है क्योंकि यूट्रस की लाइनिंग दिखने में अच्छी होती है लेकिन वो रिसेप्टिव नहीं होती। तो शायद ऐसे पेशेंट अगर पहले 2 बार फ्रेश में फेल हुए तो आप फ्रोजन करो, शायद उसने पहले इक्सी करा होगा और इक्सी की कोई जरूरत नहीं थी तो आप आईवीएफ करो क्योंकि आईवीएफ में नेचर सिलेक्ट करता है स्पर्म। बिल्कुल। तो ये सब छोटे छोटे फाइन ट्यूनिंग समझो उसने दोनों पहले एक एंटागनिस्ट प्रोटोकॉल्स किए थे तो आप एक लॉन्ग एगनिस्ट प्रोटोकॉल करो तो सब कुछ चेंज करना है। Right. It has to be proactive treatment, trying to correct all the different factors. Trying to correct everything. Eggs better मिले, sperm better मिले, embryo better मिले और receptivity of uterus भी better मिले। Right. अगर फिर भी सब कुछ फेल होता है तो फिर थर्ड पार्टी ART is the last option। Correct. कि चलो अगर eggs का ही प्रॉब्लम कंफर्म हो रहा है, एज फैक्टर है तो एग डोनेशन में भी बेटर। Right. अगर sperm बहुत खराब है, टीसा अभी बहुत सारे हाई डीएनए फ्रेगमेंटेशन में बोलते हैं कि चलो डायरेक्ट Testicular sperm. क्या अगर वो भी फेल हो गया then you have to think of donor sperm and other options। राइट। वन मोर थिंग जो मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि जैसे सर ने बताया PGTA जिसे पेशेंट्स कॉमनली जेनेटिक टेस्टिंग के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार से एक नॉन इन्वेजिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन है जिसे हम बोलते हैं टाइम लैप्स इमेजिंग। बट टाइम लैप्स इमेजिंग का एम्ब्रियोज बड़े अच्छे दिखते हैं, फोटोज और वीडियोस बहुत अच्छे आते हैं, पर उसमें से भी ह्यूमन सिलेक्ट करता है कि कौन सा एम्ब्रियो उनको बेस्ट लगता है। इसीलिए वो मशीन होने के बावजूद सक्सेस रेट्स में ऐसा कोई ड्रास्टिक फर्क नहीं आता। इट इज समथिंग विच हेल्प्स इन पेशेंट कॉन्फिडेंस बट नॉट इन सक्सेस रेट्स। आईवीएफ के फेल होने के जो मुख्य कारण है और कैसे उसको इम्प्रोवाइज करना है, जैसे कि प्रोटोकॉल्स चेंज करने हैं, एम्ब्रियोज की क्वालिटी, आईवीएफ या इक्सी कौन से प्रोसीजर करने हैं, ये जरूर आपको आपके खुद के फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बताएंगे। Further questions to this you can post in our comments box. Our team will get back to you. Thank you, Jatin sir, so much for this presentation. Thank you, Jay. Thank you.